नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया के पैमाने पर 2016 का नया वर्ष कई चिंताओं और खतरों से भरा पड़ा है। कह सकते हैं कि विश्व बिरादरी ने 2016 का अपना एजेंडा पहले से तय किया हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस्लामी स्टेट को नक्शे से मिटाने की कसम खाए हुए हैं, तो उधर जिहादियों ने भी प्रण लिया हुआ है कि वे फैलेंगे, दुनिया को दहशत में लाएंगे। कई मायनों में विश्व राजनीति में इस्लामी स्टेट ने महाशक्तियों में आम राय बनाई है। रूस, अमेरिका और चीन सभी इस्लामी स्टेट के खतरे को लेकर गोलबंद है। नंबर 2 चिंता आर्थिक बदहाली की है। चीन, यूरोपीय और उभरते देशों की आर्थिकी के संकट ने अमेरिका की रिकवरी को भी दबाया हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर अमेरिका विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। इसलिए दुनिया में उम्मीद है कि 2016 में विश्व आर्थिकी बेहतर होगी। दिक्कत यह है कि कच्चे तेल और जिंस बाजार में मंदी से कई देशों की बर्बादी संभव है। अरब और खाड़ी देशों की बदहाली में नए संकट बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के मामले में भारत को सर्वप्रथम पड़ोसी देशों की चिंता करनी है। अफगानिस्तान को लेकर पश्चिमी देश पीछे हट रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान को अब पाकिस्तान व भारत मिलजुल कर ठीक करे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा से सहयोग का रास्ता खुलता लगता है। निसंदेह 2016 में भारत को पाकिस्तान, नेपाल से लेकर मालदीव, बांग्लादेश सभी पर ध्यान देना होगा। इस्लामी स्टेट और आतंक के खिलाफ भारत का स्टैंड भी 2016 में प्रभावी छाप छोड़ सकता है। आज 2016 में दुनिया की दशा दिशा की संभावनाओं पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, 2016 की विश्व राजनीति में क्या क्या संभावना है? क्या आप ऐसे ट्रेंड मानते जो कि 2016 में मुमकिन है? देखिए, मेरे ख्याल से 2015 में जो कुछ भी हुआ उसकी छाया 2016 में रहेगी। और 2015 में भी कमोपेश जो हो रहा है उसका हमने 2014 के आखिर में देख लिया था। पेशावर में जो हमला हुआ था, आतंकवाद का एक नया स्वरूप देखा, बहुत ही नृशंस, बहुत ही बर्बर, करीब 150 बच्चे मार दिए। और उसी का सिलसिला करीब 2015 में जारी रहा है। वहां का तालिबान था, बाद दुनिया में आईसिस जिस शुरू हुआ चार्ली हेब्दो के अटैक से फरवरी 2015 में, नवंबर में फिर 130-140 व्यक्ति पेरिस में अलग अलग फुटबॉल स्टेडियम से लेके म्यूजिक कॉन्सर्ट तक जिस तरह से हत्याएं हुई और बीच में जिस तरह के बर्बर कारनामों को अंजाम दिया आईसिस ने, तो आईसिस एक केंद्र बिंदु बना दुनिया में शांति बनाम टेरर की जो लड़ाई चल रही है। तो उसके इर्द गिर्द काफी हद तक दुनिया की जो घटनाएं होंगी, शायद 2016 में 2015 का ये प्रतिबिंब दिखेगा कि किस तरह का मोर्चा बनता है। पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखिए फ्रांसीसी और रशियन लड़ाकू जहाज साथ साथ वॉर में है। तो क्या मेन एनिमी होने वाला है, उससे कैसे निपटना है, आईसिस सबसे बड़ी चुनौती है। आपने भी लिखा है अपने अखबार में कि आईसिस से बड़ी चुनौती कोई इस समय दुनिया के समक्ष नहीं है। एक आईसिस टेरर की और दूसरी बड़ी चुनौती हम सबकी जेब, अर्थव्यवस्था कैसी रहनी है दुनिया की। इन दो संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव वहां पे कौन आता है वो एक शायद नई दिशा निर्धारित करेगा। नहीं, उस नाते अमेरिकी राष्ट्रपति की जो चुनाव है वो ज्यादा मतलब पश्चिम में कैसी लीडरशिप बननी है या पश्चिम के लीडरशिप को किस तरह दशा दिशा देने वाली है वो ज्यादा अहम होता हुआ लग रहा है। क्योंकि आतंक के खिलाफ जंग का मामला तो लगातार चल रहा है, लेकिन उसको किस अंदाज में लड़ा जाए ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण शायद इसको गंभीरता से बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप भी वही बात कर रहे हैं जो फ्रांस में हुए हमलों के बाद। देखिए वहां पे चुनाव हुए तो वहां पे जो राइट विंग दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उसका पहली बार एक इस तरह का बहुमत आता दिखा और इस तरह की लोकप्रियता दिखी जो पिछले कई दशकों में नहीं दिखी। तो वही कमोबेश बात को रिफ्लेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों में कर रहे हैं। और वो एक काफी मतलब देखिए, हम अगर एक्सट्रीम व्यू नहीं लें तो काफी एक खतरनाक रास्ता है। क्योंकि दुनिया में इस्लाम से निपटने का डोनाल्ड ट्रंप का तरीका नहीं हो सकता। लेकिन वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। और बिल्कुल आपने कहा कि लोग इस्लाम
को शत्रु नहीं माने और चरमपंथी आतंकवादी आईसिस को शत्रु माने और इनको सेपरेट कैसे करें, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़े अटैक होते हैं ये जो थिन लाइन होती है ये और कमजोर होती है और उससे जो भी एक्सट्रीम व्यू रखने वाले लोगों को और बल मिलता है और उससे अल्टीमेटली आप बल आईसिस जैसी संस्थाओं को ही देते हैं। तो ये एक बड़ी टाइट रोप वॉकिंग रहने वाली है। और दूसरा बड़ी चुनौती जो हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया भर की स्थिति बड़ी लचर है। अमेरिका में मामूली सा सुधार दिख रहा है, अमेरिका में सुधार का, बाकी चीन और ब्राजील और यूरोप पे कोई असर होता हुआ लग नहीं रहा। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे हमारे से इमर्जिंग मार्केट्स हैं, आप साल के आखिर में देखिए इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टोरी करी है और उन्होंने बाहर की सब जगह जो स्टोरीज छप रही हैं, जो विश्लेषण छप रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट जब अमेरिकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो अमरीकी पैसा निवेश के लिए बाहर जाना कम होता है क्योंकि उसको अपने यहाँ ही अपने पैसे पे मुनाफा बनता नजर आता है। तो हमारे से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्थिति बहुत अच्छी शायद नहीं रहे। नहीं, लेकिन इस बिरादरी के अंदर भारत की विकास दर के नाते और प्रधानमंत्री की खुद की कूटनीति के कारण कुछ ज्यादा भारत का रोल आप 2016 में ज्यादा विश्व राजनीति में मानते हैं, होता हुआ लगता है नहीं मानते? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घरेलू राजनीति है, काफी निंदा होती है उनके विदेश दौरों की, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए एक जगह बनाना और जितना वो ट्रैवल करते हैं उस नाते, लेकिन उनके उस ट्रैवल से वो जो बाहर जाके लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अब कैसे इंडिया इज अ बेटर डेस्टिनेशन टू डू बिजनेस, अब यहाँ पे आपका निवेश कैसे ज्यादा सुरक्षित और कैसे ज्यादा मुनाफे वाला होगा, कैसे कम रुकावटें होंगी, वो जब तक जमीन पे यहाँ पे चीजें उस अंदाज में परिवर्तित नहीं होंगी, वो उस तरह से एक जो ग्लोबल सेल्समैन बने हुए हैं भारत के, वो वाली चीज, वो सेलिंग तो अच्छी करके आते हैं लेकिन अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट बिकता है और प्रोडक्ट अभी तक भारत का उस तरह का तैयार नहीं हो पा रहा जो अट्रैक्टिव लगे। नहीं संजीव जी, मेरा ये खास तौर पे कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और यूरोप का ये मानना है कि अब पाकिस्तान और भारत मिलकर उस को संभाले, ये कुछ संभालने वाला काम दोनों कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान के साथ जो हमारी एक खास तरह के रिश्ते हैं उसमें दो बातें हैं, हमें हमेशा उनसे बातचीत के लेवल पे एंगेज करके रहना पड़ेगा, तो बातचीत जारी रहनी चाहिए। दूसरी बात भी इतिहास की वजह से तय है कि हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक वो हमेशा हमारा कुछ ऐसा करे नहीं कि हम उन पे भरोसा करें। तो अफगानिस्तान तो एक ऐसा मुद्दा है जो कि पाकिस्तान नहीं, लेकिन यूरोपीय देश और अमेरिका तो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं और वो निकल रहे हैं तो इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भारत को नहीं पनपने दे सकता अफगानिस्तान में, वहां पे हम दोनों में से एक ही स्ट्रांग रह सकता है और आज की तारीख में पाकिस्तान 21 है, हम 19 है और सार्क अफगानिस्तान के संदर्भ और सार्क और दक्षिण एशिया और पड़ोसी देशों के साथ सार्क में देखिए ना खबरें आ रही है, नेपालीज प्राइम मिनिस्टर पहले चाइना जा रहे हैं फिर भारत आ रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका से हमारे बेहतर हुए हैं संबंध, पर 2016 में कुछ स्थिरता, बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, भूटान पुराना परंपरागत हमारे मित्र हैं, तो सार्क में भी एक डेफिनेटली नेपाल से भी हम यूपीए सरकार के मुकाबले में बेटर है, लेकिन ये पिछले साल जो चुनाव हुए और मधेसी वाला मुद्दा है उसकी वजह से फिर एक सेटबैक लगा और एंटी इंडिया फीलिंग बहुत जबरदस्त है। तो सार्क के लेवल पे, आसियान का लेवल जो एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की और इस गवर्नमेंट के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आपकी साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, ये सब भी कुल मिलाकर हलचल वाला और गतिविधियां रहेगी 2016 में, ये माना जाए। ऐसा तो कोई साल ही नहीं हो सकता हरिशंकर जी जब हलचल नहीं रहेगी और वैश्विक मंच पे और भारत की भूमिका उसमें एक रहेगी। संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।